ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशांबी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वारे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे। और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं, उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी की गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और
दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, ये भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16, आप लोगों के लिए कल्पना की बात, 5 निर्माणाधीन हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग के लिए एमआरओ, इसके निर्माण की कार्रवाई भी हम लोग जेवर के पास करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सुधार न केवल हमारी लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान करता है। औद्योगिक विकास, 1947 से 2017 बदहाल कानून व्यवस्था, स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी क्या सुरक्षित होगी। किसी भी निवेशक को प्लान करने या उसकी रुचि को बढ़ाता है। औद्योगिक विकास नीति की शून्यता, पिक एंड चूज था, कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और दूरदर्शी निर्णयों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में तालाबंदी। कानपुर क्यों बर्बाद हो गया? कानपुर के सदस्य भी यहां से गायब है, वे भी गायब हो गए, वो बोलना नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं, क्योंकि नहीं बोले क्यों, सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसके लिए स्वयं दोषी हैं। हफ्ता वसूली, गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन ये सब कानपुर को तबाह करने वाले लोग